हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपीपीएससी मेंस 2024 में काफ़ी बड़ा बदलाव सिलेबस में आपको हुआ, जहां पर इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी जैसे टॉपिक या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको पूरा का पूरा जो नया सेक्शंस है वो नए सेक्शन के रूप में आपको ऐड किया और पूरे तरीके से एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको एमपीपीएससी आयोग ने आपको पूरी तरह से ओवरऑल यहाँ पर आपको किया, जिसमें जनरली हम लोग साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये तमाम चीज़ें तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको ऐड हुआ है और वो टॉपिक है सोशोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी के अंदर आपको बोलते हैं समाजशास्त्र। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले समाजशास्त्र सिलेबस में नहीं हुआ करता था। पहले भी पेपर 2 में तकरीबन 1 या 1.5 यूनिट हम बोल सकते हैं, तकरीबन मतलब 1 यूनिट से ज़्यादा टॉपिक आपको थे वो समाजशास्त्र के हुआ करते, जहाँ पर बेसिक सिविलाइजेशन और बेसिक जो कंसेप्ट आपको हैं जैसे पुरुषार्थ वगैरह जैसे बेसिक कंसेप्ट आपको इंडियन कंसेप्ट उसमें आपको दिए गए थे। और अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है जहाँ पर पेपर 2 और पेपर 2 के अंदर पेपर 2 का पार्ट बी, पेपर टू का जो पार्ट बी है इसके अंदर पूरा सोशोलॉजी एक अलग से पेपर ऐड किया गया है, टॉपिक ऐड किया है जो 150 नंबर का 150 नंबर का आपको है और नया टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिलेबस को देखने के पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सोशोलॉजी को पढ़ना या समाजशास्त्र को पढ़ना क्यों जरूरी है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, उन सब के पढ़ने की कुछ इंपॉर्टेंट आपको कारण है, लेकिन सोशोलॉजी पढ़ने का या समाजशास्त्र पढ़ने का रीज़न यहाँ पर आपको क्या है? क्योंकि समाजशास्त्र या सोशोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आपको आपका जो समाज है, आपकी जो सोसाइटी है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके घर में मम्मी पापा होंगे, दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, रिश्तेदार आपको होंगे, नातेदार आपको होंगे या तमाम लोग आपके सोसाइटी में आपको होंगे जिनको आप रोज़ देखते हैं, लेकिन उनको देखने के साथ में एक अलग तरीके से उन चीज़ों को देखना। जैसे शादी है तो शादी एक तरह का इंस्टीट्यूशन, एक तरह का संस्थान आपको होता है। सभी धर्मों में शादी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हिंदू अलग तरीके से करते हैं, मुस्लिम अलग तरीके से आपको करते हैं, जैन का तरीका अलग हो सकता है। तो तमाम अलग अलग चीज़ें कि आपका समाज जो है उसको एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को यहाँ पर आपको देखना कि सबकी जाति अलग है, पंथ अलग है, उनके धर्म अलग हैं, शादी के तरीके अलग हैं, उनके मृत्यु के अंतिम संस्कार के तरीके अलग हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखना और उसके साथ में किस तरीके से एक सिविल सर्वेंट, एक लोक सेवक जो है वो आम लोगों से जोड़ सकता है, उनकी बेसिक जो फिलोसॉफीज़ हैं, उनके बेसिक जो उनके काम करने के तरीके हैं, उन चीज़ों को समझ सकता है और उसके साथ में अपने आप को समाज से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है। क्योंकि आने वाले समय में आप सभी लोग पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं और एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को आपको समझना, हर वर्ग जो सोसाइटी का है उसको समझना। आप जब अधिकारी बनेंगे तो ऐसे लोग भी होंगे जो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो सेम सेक्स मैरिज का विरोध यहाँ पर आपको करेंगे, या कुछ लोग होंगे जो पॉलीगेमी का विरोध करेंगे, कुछ लोग होंगे जो मोनोगेमी का विरोध करेंगे। जब सती बैन हुआ था तो सती का भी भारत में बड़ा विरोध आपको हुआ था कि सती को क्यों बैन किया गया, लेकिन धीरे धीरे वो समय की बात हो गई कि सती के ऊपर जो बैन है उसको लंबे समय से 1829 से उसको बैन किया गया और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सती की जो संख्या है, सती होने की संख्या में कमी यहाँ पर आपको आई। उसी तरीके से कानून था हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंदर, और उस कानून के अंदर हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो पॉलीगेमी या एक तरीके से बहु विवाह जो है वो नहीं कर सकते। पहला बड़ा विरोध हुआ उस बहु विवाह नहीं होने का, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें समझ में आपको आने लग गई। आज के टाइम पर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या एकल नागरिक संहिता जो है, एकल नागरिक संहिता की यहाँ पे बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपको बात करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, एक लोक सेवक के रूप में कि समाज कैसा है, विवाह कैसे होते हैं, समाज के अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या है, कि जब एक अधिकारी बन के जब आप जाएंगे तो एक किसान से लेके, एक मजदूर से लेके, तो एक सांसद, एक विधायक और एक मंत्री तक सभी लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, सभी लोगों का आपको समझना पड़ेगा, हर वर्ग का, ग्रामीण वर्ग का व्यक्ति, शहरी वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति जो है आपके सामने यहाँ पर आपको होगा और हर प्रकार के व्यक्ति से आपको डील करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को एक जन सुनवाई आपको होती है। एज ए अधिकारी जब जन सुनवाई में आपको बैठेंगे तो गरीब से लेके एक अमीर व्यक्ति, एक छोटे से कर्मचारी से लेके एक बड़ा अधिकारी, बड़ा आईएएस ऑफिसर तक भी कई बार उस जन सुनवाई में आपको आता है। तो समाज के सभी वर्गों को आपको हैंडल करना है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल, पीवीटीजी, सभी वर्गों को आपको हैंडल करना है। और इसके लिए आपको उनके बारे में समझना जरूरी, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हर समाज के अंदर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से रहता है, उसकी फैमिली कैसी है, समाज कैसा है,
जब आप देश के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में जो अधिकारी हैं वो बहुत अगर ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए तो आने वाले समय पे उनको आईएएस अलॉट हो जाता है, वल्लभ भवन में बैठते हैं और वल्लभ भवन में बैठ के वो मध्य प्रदेश के लिए नीतियाँ, मध्य प्रदेश के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे अभी लाडली लक्ष्मी करके योजना मध्य प्रदेश में आपको आई थी, जिसके बड़े चर्चे हैं, जहाँ पर महिलाओं को 1200 रुपया जो है प्रति माह मध्य प्रदेश सरकार आपको देती है। तो उस स्कीम को बनाने में एक बड़ा सोशल फैक्टर वहाँ पर आपको था कि भाई मध्य प्रदेश में तकरीबन 50% के आसपास, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में तकरीबन 49% आपको महिलाएं हैं और महिलाओं की इनकम बड़ी कम है। तो इसके लिए इनको टारगेट करके इनका एक इनकम बेस, इनका जो आय का एक जो आधार है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चाहे सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती हो, विधवा पेंशन देती हो, सरकार विकलांगता पेंशन आपको देती हो, या लोकतंत्र सेनानी पेंशन आपको देती हो, अलग अलग प्रकार की पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, तमाम चीज़ें अलग अलग लोगों को दी जाती है। तो इन सबके पीछे जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर होता है। जैसे अभी महाकाल के अंदर आग लगी थी तो वहाँ पर जितने भी लोग उसके अंदर घायल हुए थे, जो लोग बर्न हो गए थे, तो उनको 1-1 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो सरकार ने तुरंत घोषित कर दिया। कभी कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाती किसी एक्सीडेंट में तो 1 लाख 2 लाख रुपया ऐसे करके पैसा सरकार यहाँ पर आपको देती है। तो ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 1 लाख रुपए देंगे, उसके पीछे नीतियाँ, पॉलिसीज आपको होती हैं, है ना। या अगर किसी सरकारी कर्मचारी की जॉब के दौरान मृत्यु आपको हो गई तो उनके जो बच्चे हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है ना। पहले सिस्टम नहीं था, बाद में सिस्टम आपको आया कि उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो भी समाज का एक पर्सपेक्टिव आपको है कि अगर उनके घर में ब्रेड एंड बटन अर्नर की डेथ हो गई है सरकार का काम करते हुए, तो इट मे बी पॉसिबल कि सरकार जो है उनको अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से उनके परिवार का जो भरण पोषण है वो लगातार आपको होता रहेगा। क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, और ऐसे कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के अंदर सभी लोगों का ध्यान रखना, सभी लोगों के हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना राज्य का काम होता है। और इसके लिए आपके अधिकारियों को या होने वाले जो फ्यूचर अधिकारी हैं उनको सोशलॉजी या समाजशास्त्र जैसा विषय पढ़ना जरूरी है, ताकि प्रॉपर तरीके से अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने सोसाइटी के तौर तरीकों को हम लोग यहाँ पर आपको समझ सकें। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसके लिए आपको जो सोशलॉजी है वो आपके सिलेबस के अंदर आपको ऐड किया गया है। जो यूनिट नंबर 1 जो आपका है वो बोलता है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी, कि उसके बेसिक कंसेप्ट आपको क्या है, बहुत बेसिक चीजें यहां पर आपको है। जैसे मैंने बोला कि जो शादी है, विवाह है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है। आपके फैमिली क्या है, फैमिली एक संस्थान यहाँ पर आपको होता है, या आपका मैरिज एक संस्थान है, या ऐसे कई सारे संस्थान होते हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको है कि भारत की समाज की भारतीय संकल्पना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडियन सोसाइटी है उनका स्ट्रक्चर बहुत अजीब है, बहुत अलग तरीके से बना हुआ है। यूरोप में इस प्रकार के स्ट्रक्चर या अमेरिका में इस प्रकार के सोशल स्ट्रक्चर्स आपको नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे सभी लोग साथ में रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, तमाम लोग साथ में रहते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट फैमिली आपको बोलते हैं, जिसको हम लोग कुटुंब बोलते हैं। कुटुंब मतलब हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, इट इज कॉल्ड द कुटुंब। तो हमारे कुटुंब की अवधारणा है, हमारी सिंगल फैमिली की अवधारणा काफी कम है। अभी भी आप देखोगे कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में रहते हैं, कुटुंब के अंदर रहते हैं। तो 3 4 5 जनरेशन, या मतलब 3 4 5 अलग अलग जो कपल्स हैं वो साथ में, मतलब वही एक ही माता पिता के बेटे या उनके माता पिता, उनके दादा दादी, तो 2-3 जनरेशन जो है, 2 या 3 जनरेशन साथ में यहाँ पर आपको रहती हैं। यूरोपियन फिलोसॉफी में देखेंगे तो वहाँ पर ये यूरोपियन जो समाजशास्त्र है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। तो यूरोप के अंदर इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तित्ववाद के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हर व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ पर फैमिली डेवलपमेंट की बात होती है कि पूरे परिवार में या पूरी फैमिली के बारे में बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर फैमिली की अवधारणा यहाँ पर आपको है। और फैमिली में भी कुटुंब की फैमिली वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार होते हैं। एक ही व्यक्ति है जो पूरा परिवार यहाँ पर आपको चला, मतलब एक व्यक्ति जो है वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दैट्स इट। 3 4 लोग का परिवार होता है। फिर बाद में जाके जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे की अपनी अलग फैमिली बन जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, उसकी अलग फैमिली आपको बन जाती है। तो इस तरीके से कई सारी फैमिलीज वहाँ पर आपको होती है। भारत में कंसेप्ट थोड़ा सा आपको उल्टा है। इंडिया में कंसेप्ट आपको है कि परिवार के कोशिश होती है कि परिवार के ज़्यादातर लोग साथ में आपको रहें। अगर कोई व्यक्ति जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए गांव से अपनी सिटी से बाहर चला गया, दैट्स ओके, लेकिन उसके अलावा कोशिश रहती है कि लंबे समय तक वो साथ में रहे। और आज अगर आप देखोगे तो समाज में या सोसाइटी में अगर परिवार में अगर 2 भाई अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहना तय कर लेते हैं कि हम अलग अलग रहेंगे, वो सोसाइटी में एक बड़ा डिस्कशन का विषय होता है कि फलाने जी का लड़का जो है वो अलग हो गया, हमारे बोलते हैं अलग हो गया, मतलब सेपरेट आपको हो गया, वो अलग रहता है, उनका चूल्हा चौका आपको अलग है। एक घर में अगर 2 चूल्हे हैं, मतलब 2 जगह खाना बनता है, तो सोसाइटी के अंदर एक बहुत वो एक शेम का विषय या
एक बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक उसको गलत माना जाता है कि यार एक घर में रहते हुए भी दो अलग अलग चूल्हे हैं, एक घर में ही अलग अलग यहाँ पर आपको रहते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अंदर कुटुंब या जो जॉइंट फैमिली है उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको है। एक बहुत बहुत बड़ा एक शानदार डायलॉग मैं आपको बताता हूँ। एक कहीं मैंने सुना था किसी जगह पे, तो वहाँ पर यूरोप की फिलॉसफी को वो बता रहे थे या यूरोपियन जो फैमिली है उनको बता रहे थे। तो एक पति अपनी पत्नी को बोलता है, एक पति अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं। मतलब पति के बच्चे अलग हैं, उसका तलाक हो गया, पत्नी के बच्चे थे, उसका तलाक हो गया, फिर दोनों ने शादी कर ली, इनके बच्चे आपको अलग हुए, तो मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं। जैसे गोलमाल करके मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो गोपाल और वो जो भी था दूसरा वाला सर्किट जो भी नाम है उसका, तो वो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर आपको होते हैं, तो दोनों फिर साथ में रहने लग जाते हैं। दोनों वो मिथुन और वो जो शायद जो भी वो हीरोइन थी वो साथ में रहने लग जाते हैं, उनके बीच में लड़ाई आपको होती है। तो यूरोप में होता है कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं। मतलब वहाँ पर इंडिविजुअल पेरेंट्स की यहाँ पे बात होती है, इंडिविजुअल अपने बच्चों को पालते रहते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपको होते हैं। बट भारत के अंदर आपको ऐसा नहीं। तो भारत के अंदर जो परिवार की कुटुंब की जो अवधारणा है वो बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर आपको है कि हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिलीज होती है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जॉइंट फैमिली के भी अपने फायदे अपने नुकसान आपको होते हैं। जॉइंट फैमिली में सब लोगों का काम एक साथ आपको चल जाता है। अगर घर में 4 भाई हैं, 4 भाई में से अगर एक भाई जो है वो कमाने वाला नहीं है तो उसका परिवार भी चल जाता है, उसके बच्चों की भी शादी हो जाती है, उसके बच्चों की भी पढ़ाई, उसकी भी एजुकेशन यहाँ पर आपको हो जाती है। दैट इज द जॉइंट फैमिली। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिविजुअल फैमिली में जाएंगे तो व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तभी जाके उसका परिवार आपको चलेगा। तो भारत में कुटुंब की अवधारणा बड़ी स्ट्रांग है। भारत में परिवार की अवधारणा, जिसको हम लोग सिर्फ फैमिली बोलते हैं, जहां पे सिंगल फैमिली है, या हम लोग बात करते हैं नातेदारी के बारे में, किंगशिप के बारे में, कि जो फलाना है वो मेरे चाचा के ताऊ के बेटे के लड़के का लड़का यहाँ पर आपको है। तो हम लोग रिश्तेदारी नातेदारी निकालने में तो बहुत आपको आगे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये मेरे मामा का लड़का, ये मेरे चाचा का लड़का है। यूरोप में सी ये इज माई कजिन, बस हो गया, खेल खत्म हो गया। कजिन मतलब खेल खत्म हो गया, मामा का, मौसी का, चाचा का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी यहाँ एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है। ये मेरी बुआ है, मेरी दूर की बुआ है, ये मेरी पापा की बुआ है, ये मेरे पापा के मामा है, ये फलाने यहाँ पर आपको है। पापा के मामा है मतलब हम हमारे फादर के मामा को भी जानते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर शायद वो अपने मामा को ही नहीं जानता होगा मेरा मामा कौन है ना। वहाँ तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनके फादर कौन है, उनके पिता कौन है। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि सोसाइटी बड़ी ओपन है, तो कई बार जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनको छोड़ के चला जाता है। आफ्टर दैट वो शी डिसाइडेड कि नहीं बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को जन्म दे के पालती है। बच्चे को नहीं पता होता फादर यहाँ पर आपको कौन है, उनका पिता यहाँ पे कौन है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, तो उनके बॉयफ्रेंड से अभी वो हो गया, डिवोर्स नहीं बोल सकते उसको, उनका ब्रेकअप आपको हो गया। तो वो लंबे समय तक जिनके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशनशिप में, उनका रिलेशन आपको खत्म हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर का ब्रेकअप हुआ है। अब ये चीज भारत में सोचो आप, भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा नेता है, उसका ऐसा कुछ आपको जाओ देखो ऐसा है ना। हमारे यहाँ तो मतलब वो कि भाई फलाने जी का लड़का जो है ना, फलाने जी की लड़की के साथ घूम रहा था चौराहे पे, जो लोग अरे वो देखा मैंने, वो लड़की घूम रहा था। वहाँ पर बड़ी ओपन सोसाइटी है। तो हमारे यहाँ पे समाज की अवधारणा बहुत बेसिक यहाँ पर आपको है। समाज को, फैमिली को बहुत सही तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक बोल सकते हैं कि एक आर्थिक स्थायित्व जो है वो परिवार में आता है। तो इकोनॉमिकली अगर सोसाइटी स्टेबल होगी, इकोनॉमिक फैमिली स्टेबल आपको होगी, तो देश भी स्टेबल आपको हो गया। तो हमारे यहाँ पे कुटुंब या परिवार या नातेदारी की व्यवस्था आपको है। साथ में हमारे यहाँ वंश होते हैं, जिसको हम लोग लीनियज बोलते हैं कि मैं उस वंश का हूँ, है ना। मैं तो मुगल खानदान का हूँ, मैं तो मौर्य खानदान का हूँ, मैं तो गुप्त खानदान का हूँ, मैं तो फलाने खानदान का। तो हमारे यहाँ वंशावलियाँ होती है कि एक के बाद एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुषसत्तात्मक समाज की बात आपको होती है। वी आर द पैट्रियार्कल सोसाइटी। पिता से हमारी लाइनें चलती है। जैसे मैं स्कूल में अगर गया तो वहाँ पर मेरे साथ मेरे पिताजी का नाम लिखा कि पवन घनश्याम चौधरी, ठीक है, पिता का नाम लिखा जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पर माता का नाम इंपॉर्टेंट, मदर का नाम इंपॉर्टेंट आपको होता है। तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो लीनियज है या जो वंश है वो पिता से यहाँ पर आपको चलता है, क्योंकि हमारे लंबे समय तक राजाओं का शासन रहा, किंग्स का शासन रहा। और जब राजाओं का शासन रहा तो उन किंग्स ने भारत के अंदर वहाँ पर वंशावली वाला सिस्टम आया कि ये आया कि भाई इसके बाद ये
ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि पहले जो पद दिए जाते थे वो भी वंशों के हिसाब से होते थे, है ना, कि फलाने के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, वंशो, तो वहाँ से वंशावली वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहाँ पर आपको आया। साथ में भारत के अंदर जो गोत्र ट्रेडिशन है, गोत्र ट्रेडिशन आया। एक होता है धर्म, धर्म के अंदर कई सारी जातियाँ होती हैं और जातियों के अंदर आपका गोत्र होता है। गोत्र, अगर एक वर्ड में आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सुन के, कि जो गोत्र वर्ड की जो उत्पत्ति है या गोत्र एक्चुअली होता क्या है, तो वैदिक समय में या उसके बाद के समय में जिन लोगों की जो गाय हैं, क्योंकि वैदिक समय और उसके बाद में काऊ बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, तो जिन लोगों की जो गाय, जिन लोगों की काऊ जो है साथ में बनती थी, साथ में वो चारा वगैरह आपको डलता था, साथ में बनती थी, उन लोगों के गोत्र एक हो गए। तो सेम गोत्र यहाँ पर आपको हो गया। तो सेम गोत्र के लोग जो हैं वो साथ में यहाँ पर आपको रहते थे, सेम गोत्र के लोग वहाँ पर साथ में काम करते थे, तो धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से गोत्र में हो गए। और भारत के अंदर ये हुआ कि सेम गोत्र के हैं, साथ में रहते थे, तो सेम गोत्र के अंदर जो शादी है वो शादी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मेरे दादाजी हैं, अब मेरे दादाजी के 8 बेटे थे, फिर उन 8 के 16 हुए, 16 के हो सकता है, आजकल TFR बड़ा कम है, तो 16 के 20 यहाँ पर आपको हो जाएं, या उसके बाद और आपको बढ़ता जाएगा, तो सब लोग एक ही गोत्र के यहाँ पे हुए, तो उनके बीच में शादी नहीं होती, गोत्र एक्सगोमी जिसको कहा जाता है। तो सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं होती और जाति के बाहर शादी नहीं होती। तो ये हमारे यहाँ सिस्टम यहाँ पर आपको है। तो तमाम चीज़ें कि भारत के अंदर अलग अलग गोत्र सिस्टम, वंश सिस्टम, नातेदारी, परिवार, ये तमाम चीज़ें क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको पढ़ना। उसके अलावा भारत के अंदर जो समुदाय हैं, संस्था यहाँ पर आपको है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हमारे यहाँ पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज अलग होते हैं। हमारे अगर किसी व्यक्ति को लात लग जाए तो हम उसके चरण छूते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। वी आर बिलीव इन द अद्वैत सिद्धांत की, नहीं, सामने वाले में भी ब्रह्म है, सामने वाले में भी भगवान यहाँ पर है। तो किसी व्यक्ति को लात लग जाती है तो हम उसके चरण छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि उसके अंदर भी भगवान है और उसको लात मार के हमने भगवान को लात मार दी। तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, बड़े से मिलते हैं, उनके चरण यहाँ पर आपको छूते हैं। हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे अलग अलग सिद्धांत यहाँ पर आपको हैं, हमारी संस्कृति अलग अलग आपको है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हमारे यहाँ पे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग प्रकार के जो कल्चर हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति मिलेगी। हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी का अपना अलग कल्चर यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो घोटुल प्रथा हो, चाहे भगोरिया कल्चर आपको हो, चाहे और भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो। तो अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएँ जो है वो हमारे यहाँ पर आपको, तो वो तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमको पढ़ने को मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग की बात आपको होती है। यूरोपियन लोग कम्युनिटी लिविंग बहुत बाद में सीखे, या मार्क्स आया वहाँ पर उसने कम्युनिटी या समाज के बारे में, या अब बोल सकते हैं समुदाय के बारे में बात की। हमारे तमाम चीज़ें समुदाय से यहाँ पर आपको होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो भील कम्युनिटी है उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हलमा। हलमा में क्या होता है? हलमा में ये होता है कि भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं किसान हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, मैं किसान हूँ, अब मेरी खेत काटना है। अब खेत काटने के लिए पैसा चाहिए, फसल आ गई, खेत काटना, पैसा यहाँ पर आपको नहीं है। अब क्या होगा कि मैं अपने साथ के जो बाकी लोग, सबकी वही हालत है, तो मैं अपने साथ के जो लोग हैं उनको बोलूँगा, यार एक काम करो, तुम मेरा खेत कटवा दो, तुम मेरी फसल कटवा दो, मैं तुम्हारी फसल कटवा दूंगा। तो उसको सॉरी मैं टाइम पे म्यूट नहीं कर पाया, जब तक निकाला तब तक छींक कहाँ रुक पाती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर जो हलमा है, हलमा होता है, जैसे मेरी फसल है तो मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई मेरी फसल कटवा दे, तो मैं तेरी फसल कटवा दूंगा। तो इस तरीके से जो है वो 3-4 लोग जो हैं, या 15-20 लोग इकट्ठे हुए और एक दूसरे की फसल आपको काट दी। अब काम सबका हो गया, पैसा किसी का नहीं लगा, पैसा सबका सेव हो गया। तो उसको हलमा प्रोसेस कहा जाता है, जो स्पेशली हमारे यहाँ पे जो भील कम्युनिटी है या भील ट्राइब है, वो भील ट्राइब इसको बड़े लेवल पे, ठीक है, तो भील आपको करते। तो ये एक तरह से कम्युनिटी लिविंग का एग्जांपल आपको होगा कि हम लोग कम्युनिटी में, समुदाय में साथ में यहाँ पर आपको रहते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर जब शादी होती है तो शादी में हमारे यहाँ पर दहेज दिया जाता है। दहेज के अलावा एक और प्रोसेस हमारे यहाँ पर आपको होती है जिसको बोलते हैं बान, या अलग अलग जगह अलग अलग कहा जाता है। जिसके यहाँ शादी हो रही है, अब उसका बड़ा खर्चा हो रहा है, तो तमाम रिश्तेदार मिलके उसको एक तरह से गिफ्ट देते हैं। एक होता है मामेरा प्रथा, जिसके अंदर उनके परिवार के कपड़े वगैरह लाए जाते हैं। एक होती बान प्रथा, जिसके अंदर जो भी फैमिली के लोग, मतलब जो भी आपके जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह हो गए, तो वो आपको आके पैसा देते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे करके कुछ पैसा आपको देते हैं, ताकि उनके शादी में जो खर्चा हुआ उसका बोझ थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम हो जाए, उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा आपको कम हो जाए। ये कम्युनिटी लिविंग का एग्जाम्पल है कि हमारे इस प्रकार से हम लोग कम्युनिटी लिविंग आपको करते हैं कि एक दूसरे की यहाँ पर आपको मदद करते हैं, भले पैसे के माध्यम से मदद करते हैं, उसके माध्यम से हेल्प करते हैं। अभी मैं एक कोरियन सीरीज देख रहा था, वहां पर मैंने देखा कि जब वहां पर किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है,
तो जिसकी यहाँ पे डेथ होती है उसके यहाँ जब लोग जाते हैं उससे मिलने, सांत्वना देने, तो वो पैसे दे के आते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर कल्चर है कि मृत्यु के टाइम पर, डेथ के टाइम पर जो पैसा है उनको पैसा दिया जाता है। ये एक अलग तरह का कल्चर जो है, वो अलग तरह का कल्चर यहाँ पर आपको होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है, संस्थान हो गए, संघ हो गया, कल्चर हो गया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हो गई। तो ये साथ में भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हो गई, क्योंकि हर देश की अपनी संस्कृति की विशेषताएँ आपको होती है, अपनी स्पेसिफिकेशंस आपको होती है कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में वो है। जैसे हम लोग बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा जो दुनिया है, पूरा जो वर्ड है, पूरा दुनिया हमारे यहाँ पर आपको, पूरी दुनिया हमारे यहाँ पर आपको फैमिली है। तो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। या हम लोग बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, है ना, कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोगों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। तो यार कंसेप्ट है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, कि सब लोग निरोग रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, और पूरी दुनिया ही हमारी फैमिली, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम वाले आपको लोग हैं। तो वो भारतीय परिदृश्य है। इसलिए आप देखोगे जब भी हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सबसे पहले भारत जाता है। अभी जैसे मालदीव है, तो मालदीव के अंदर पानी की कमी थी, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। खैर मालदीव ने उसका कर्ज नहीं चुकाया, मालदीव थोड़ा सा क्या, ठीक है, जो भी है, ठीक है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना। उसको लेकर सबके साथ हम अच्छे संबंध हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। टर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले हमारे एनडीआरएफ के लोग वहाँ पर आपको पहुँचे, हम लोगों ने उनको पैसा, खाना, तमाम चीज़ें आपको दी। जब नेपाल में भूकंप आया तो नेपाल की जो, वहाँ की जो भी एनडीआरएफ जैसी जो बॉडी होगी, उनके पहुँचने के पहले इंडियन एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। हमने बड़े लेवल पे, हमारी एनडीआरएफ और सरकार जो है उन्होंने नेपाल की यहाँ पर आपको मदद की। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम लोग अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, बाकी लोगों की मदद यहाँ पे करते हैं। कि एम्पैथी और सिंपैथी वाली जो फीलिंग आपको है, सहानुभूति या एम्पैथी सिंपैथी समझते होंगे, वो फीलिंग हमारे यहाँ पर आपको है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, लोगों के दुख दर्द को जो है वो समझना जानते हैं। क्योंकि दुनिया के बाकी देश अगर देखोगे तो सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, सब लोग जो है उनका जो मेन काम है पैसा यहाँ पर कमाना या अपने देश की भलाई करना। हम लोग थोड़ा सा दुनिया को देख के चलते हैं। जब दुनिया में कोविड आपको आया था तो हमने हमारे देश के साथ में कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनको हमने कोविड वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको दिए थे, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार। अब देखो ये वाले टॉपिक तो ऑलरेडी आपने यूनिट नंबर जो 1 है, नया सिलेबस है, उसमें ऑलरेडी पढ़े होंगे। धर्म है, वर्ण है, ऋण है, यज्ञ है, संस्कार है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म है, धर्म के भी अलग अलग मतलब होते हैं। एक मतलब धर्म का यहाँ पर आपको होता है कि एथिक्स, नीति, और एक हम लोग अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसको रिलीजन यहाँ पर आपको बोलते हैं। बट यहाँ पर हम लोग नीति वाले धर्म की और साथ में रिलीजन वाले धर्म दोनों की बात करना है। हम लोग ऋण की बात करते हैं, ऋण मतलब डेट यहाँ पर आपको होता है। हमारे ऊपर ऋण है, जिस पिता ने हमको पैदा किया, जिस गुरु ने हमको शिक्षा दी, जिस भगवान ने हमको तमाम चीज़ें दी, हम उनके ऋणी हैं। वी आर द डेटर, है ना। तो इनका ऋण उतारना जरूरी है ना। ऐसे नहीं किसी से लोन ले लिया। तो पिता का, गुरु का और भगवान का, 3 लोगों का ऋण होता है। और हमारा काम होता है कि जीवन में रह के उस ऋण को, उस डेट को यहाँ पे चुकाना। या हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 5 टाइप के यज्ञ होते हैं, पंच यज्ञ बोला जाता है। तो हर व्यक्ति का जो जीवन है उसको 5 प्रकार के यज्ञ करना पड़ते हैं। मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऐसे करके 5 यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है उसको अपनी जो फंक्शन, अपने जो कार्य है, अपने कार्य करना है, अपना फंक्शन आपको करना है, उसको हम लोग यज्ञ बोल सकते हैं। व्यक्ति का संस्कार है तो वे होते 16 संस्कार, और हर संस्कार के पीछे एक स्टोरी है, हर सरकार के संस्कार के पीछे आपको कारण है। गर्भधारण संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक जितने भी संस्कार हमारे भारत हिंदू धर्म में आपको है, उन सभी संस्कारों का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण यहाँ पर है। जैसे एक संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार, तो जो बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के साथ में ही उसका जो जैसी माँ के गर्भ में आता है तो गर्भ संस्कार होता है। फिर एक होता है पुंसवन संस्कार, है ना। तो अलग अलग संस्कार, जन्म के बाद जातकर्म संस्कार होता है, ठीक है। ऐसे करके 16 संस्कार बच्चे के आपको होते हैं। और हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो नॉट एग्जैक्टली इन द बोथ, बट हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन तीनों धर्मों में 16 संस्कार इस प्रकार के संस्कार होते हैं। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 16 संस्कार किए जाते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे नेचर, हमारी प्रकृति जो है उससे एक तरीके से आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा अनुष्ठान, तमाम प्रकार के, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ हो गया, समाज और विवाह
विवाह हो गया, संप्रदायों का प्रभाव हो गया, तमाम चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ तो अलग अलग रेफरेंसेस यहाँ पे दिए कि जाति व्यवस्था, तो भारत में जाति व्यवस्था आपको है। अब ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म के अलावा भी अगर अब हम लोग देखेंगे तो जो सिख धर्म है उसमें भी जाति व्यवस्था है। या भी रिसेंटली मैंने एक सिख जो बहुत मतलब जाने माने गुरु हैं उनकी एक पॉडकास्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि यार हमारे धर्म में भी इस प्रकार की अलग अलग जाति व्यवस्था है। तो सिख धर्म हो गया, सभी धर्मों के अंदर हायरार्की या पद सोपान आपको होते हैं, हमारे यहाँ उसको जाति व्यवस्था कहा जाता है। तो जाति व्यवस्था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें अलग अलग वेदों में उसके बारे में क्या डिफाइन किया है, जाति व्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे समाज पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव आपको पड़ता है। वी हैव द आश्रम सिस्टम। तो एक समय पे भारत में आश्रम सिस्टम हुआ करते थे और आश्रम सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के आश्रम जो है, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। सबसे पहले होता ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद होता गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद आपका संन्यास आश्रम। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन चारों आश्रमों से गुजरना पड़ता है। तो वो आश्रम सिस्टम क्या था, उसका अभी के टाइम पर रेलेवेंस क्या है, अभी के टाइम पर उसकी प्रासंगिकता आपको क्या है, या हम लोग बात करते हैं पुरुषार्थ की, है ना। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ क्या होता है, आज के टाइम पर कैसे रेलेवेंट है, अलग अलग धर्मों में उसकी क्या व्याख्या यहाँ पर है। समाज और विवाह के तरीके अलग अलग आपको होते हैं, ठीक है। मैरिज के तरीके अलग होते हैं, कहीं मैरिज बोला जाता है, कहीं निकाह बोला जाता है, कहीं आनंद कारज बोला जाता है। तो काम तो वही है, पति और पत्नी के बीच में संबंध स्थापित करना। कहीं हिंदू धर्म में जो विवाह है उसको हम लोग बोलते थे मैरिज इज सैक्रोसेंट, पवित्र है, 7 जन्मों का रिश्ता है भैया, 7 जन्मों का रिश्ता है। जबकि इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि नहीं ये जो है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस्लाम में शादी क्या है, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया मौलवी जी के सामने कि इतने हमको साथ में रहना वगैरह वगैरह करके, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको होता है। तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू धर्म में वो सैक्रोसेंट या पवित्र बंधन है जो 7 जन्मों तक आपको चलेगा। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सेक्ट हैं, उनका समाज पर प्रभाव आपको पड़ता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी जो बाकी धर्म हमारा, जैसे बौद्ध आया, जैन धर्म आया है, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, तो इनके बड़े इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज पे देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो जो सूफी प्रणाली होती है, सूफी सिस्टम होता है, तो जो सूफी प्रणाली है, सूफी प्रणाली हमारे आश्रम सिस्टम का ही एक इस्लामिक वर्जन है। तो जैसे हमारे यहाँ आश्रम सिस्टम होता है उसी प्रकार से इस्लाम के अंदर सूफी सिस्टम होता है, जो भारत में जब सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड में कई सारे सूफी संत भारत में आए और उन्होंने अपने अपने संत या अपने अपने आश्रम हैं, या उन आश्रम को कहा जाता है खानका, तो उन्होंने अपने खानका या अपने अपने आश्रम से यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश किए। और चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी से लेके तो आपके अकबर और दारा शिको और शाहजहाँ और जहांगीर, तमाम जो राजा रहे किसी न किसी सूफी संत के मुरीद रहे, उन सूफी संत के यहाँ पर आपको भक्त है। तो आश्रम सिस्टम जो है वही सूफी परंपरा में आपको आ गया। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर विवाह का, हमारे तलाक का कंसेप्ट है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो भी 7 जन्म तक चलेगा ना, 7 जन्मों तक चलेगा। तो 7 जन्मों तक चलेगा तो तलाक की तो जरूरत ही यहाँ पर आपको नहीं है। लेकिन तलाक का सिद्धांत जो है हमारे यहाँ इस्लाम से यहाँ पे आया कि भाई इस्लाम में तलाक का कंसेप्ट था, हमारे यहाँ पर भी आपका हिंदू तलाक अधिनियम या हिंदू विच्छेद अधिनियम करके नाम कुछ उसका है, तो वो अधिनियम आया, इंडियन हिंदू डिवोर्स एक्ट आपको आया, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हमने एक दूसरे से सीखी। तो अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग सेक्ट्स का ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी पे आपको देखा जाता है। और ये जो सेक्ट हैं वो अलग अलग हो सकता है, हिंदू धर्म का कोई सेक्ट है, क्रिश्चियन धर्म का कोई सेक्ट है, तो अलग अलग सेक्ट का जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से आपको होता है, ठीक है। उसके बाद उनकी शादियों पे, उनकी मैरिजेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पॉलीगेमी का सिस्टम हम लोग बता रहे हैं, तो पॉलीगेमी का सिस्टम या मोनोगेमी का सिस्टम, एक पत्नी विवाह, मोनोगेमी का सिस्टम, ये कहाँ से आया, ये यूरोप से आया। और जब भारत में यूरोप से आया, अंग्रेज भारत आए, तो मोनोगेमी को उन्होंने प्रमोट किया। और हिंदू धर्म में अभी भी मोनोगेमी होती है। मोनोगेमी का मतलब आपको होता है एक शादी करना, पॉलीगेमी का मतलब होता है बहु विवाह करना। जैसे हम आज के टाइम पर देखें इस्लाम, तो इस्लाम में पॉलीगेमी कुछ कंडीशंस के साथ में यहाँ पर आपको अलाउ है कि वो 4 शादी तक यहाँ पर आपको कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको यूनिट है। सेकेंड यूनिट है, बोलता भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। देखो हर समाज में कुछ चैलेंजेस होते हैं, है ना। कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। वी ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, हम उसको परफेक्ट या उसको एक अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना
कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ सोशल इश्यूज़, तमाम प्रकार के इश्यूज़ जो हैं वो तमाम प्रकार के समाजों के अंदर आपको रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो समाज के अंदर जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, और साथ में जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को बताया गया है। बोलो भारतीय समाज की संकल्पना, कि इंडियन जो सोसाइटी है उसका कंसेप्ट आपको क्या है। अब यहाँ पे वापस सोसाइटी आ गया, ठीक है, वहाँ पे फैमिली की, यहाँ पे सोसाइटी की बात हो गई कि भारतीय समाज बनता क्या, संकल्पना क्या है। भारत के लोग विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर आपको है। हमारे यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तमाम अलग अलग प्रकार के लोग आपको रहते हैं। मैं इंदौर में रहता हूँ। इंदौर से जब आप देवास में जाओगे तो बोली अलग हो जाएगी। देवास का व्यक्ति अगर मालवी बोलता है तो इंदौर के लोग समझ जाते हैं कि भाई देवास का है। उज्जैन का व्यक्ति मालवी बोलता है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उज्जैन की मालवी बोल रहा है। जैसे अभी एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था OMG 2। तो OMG 2 में जो पंकज त्रिपाठी जो मालवी बोल रहे हैं वो उज्जैन की मालवी है, जो इंदौर की मालवी से बहुत ज़्यादा अलग है। उनका टोन, उनका एसेंट, उनका बोलने का तरीका, उनके शब्द, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको अलग है। तो इंदौर, उज्जैन, देवास में ही अगर इतना अंतर है तो पूरे देश में भाषा के अंदर कितना बदलाव होगा, कितना चेंज यहाँ पर आपको होगा। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको करते हैं। नॉर्थ साउथ में तो इतना बड़ा डिवीजन, इतना बड़ा विभाजन आपको है। भाषाएं अलग अलग है ना। नॉर्थ में देखो, पूरे नॉर्थ में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन दक्षिण में जाओगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनके कल्चर, उनकी संस्कृति जो है, उनके कल्चर और संस्कृति भी अलग है। उनके विवाह के तरीके, शादी के तरीके, तमाम चीज़ें अलग अलग आपको है। इन तमाम डाइवर्सिटीज़ के बाद भी हम लोग यहाँ पर आपको एक यहाँ पर है, हमारे कहा जाता है कि हर 2 कोस पे बोली, हर 2 कोस पे खाना और 4 कोस पे बोली बदल जाती है यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ मालवा में दाल बाटी खाई जाती है। अब दिल्ली के लोगों को बोलो कि यार दाल बाटी खाना, बोले क्या होता दाल बाटी, कैसे खाते हैं? उनको बोला वो लिट्टी चोखा जैसा होता है। बोले अच्छा लिट्टी चोखा समझते हैं, क्योंकि वो बिहार उनके पास में, बिहार के लोग आपको रहते हैं, तो लिट्टी चोखा जैसा ही दाल बाटी यहाँ पर आपको होता है। उनको दाल बाटी खिलाओ, बड़ा आनंद आता है उनको, फिर ऐसे बढ़िया खर्राटे लेके सोते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी आपको है। भोजन है, हम नाश्ते में इडली खाते हैं ना, तो इडली वगैरह आपको खाते हैं। तो इडली तो नॉर्थ साउथ का है ना, हम इडली क्यों खाते हैं? क्योंकि साउथ का कल्चर यहाँ पे वी लाइक द इडली डोसा वगैरह। हमारे हर रेस्टोरेंट में आपको डोसा, इडली वगैरह जो है बड़ा कॉमनली यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ में जाओगे तो साउथ में जाओगे तो वहाँ पर नॉर्थ का पराठा वगैरह जो है वो बड़ा कॉमनली आपको दुकानों के ऊपर, रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा। तो ये डाइवर्सिटी है, हम इन चीज़ों को मिला लिया। उसके बावजूद भी हम लोग भारतीय हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि इन चीज़ों के होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आपको एक है। तो जो विविधता में एकता हमने बना के रखी है उसको कैसे सस्टेन करना, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तमाम चीज़ें। अभी पिछले कुछ समय से लगातार हर बार जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम पे नॉर्थ साउथ डिवाइड वापस सामने आ जाता है कि नॉर्थ के लोग अलग है, साउथ के लोग यहाँ पर आपको अलग हैं, उनके बीच की प्रॉब्लम। जब भी हमारे यहाँ भाषा की बात होती है तो साउथ के लोग हमेशा विरोध करते हैं, या कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आपको आते हैं कि नॉर्थ के लोग ऐसा है वैसा करके, वो डिवीजन आपको होता है। तो वो डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। फिर सांस्कृतिक विविधता हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जनजातीय विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल क्षेत्रों की अलग अलग है। जब हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो हम लोग मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, इन सब एरियाज़ के अलग अलग डांस, ड्रामा, सबके अलग अलग आपको होते हैं। तो अलग अलग पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने MP में पढ़ा भी था। तो इनको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर रखा है कि बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड का लोकगीत है, ये बघेलखंड का लोकगीत है, या मालवा का माच हो गया, डांस आपको, ड्रामा हो गया, ठीक है। तो तमाम चीज़ें अलग अलग यहाँ पर आपको हो गई। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है, और क्षेत्रीय विविधता कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से, या जो भूगोल है उस भूगोल से भी जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से भी यहाँ पर आपको जुड़ी है। तो उसका क्षेत्रीय जो अखंडता है या क्षेत्रीय जो विविधता है उसका भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, उससे क्या संबंध है, उसका जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक जो सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम से उसका क्या संबंध है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फिर भाषाई विविधता होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक होता है भाषा और एक होती है बोली। मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, ये बोलियां हैं। बोली के ऊपर होती है भाषा। हर स्टेट की अलग अलग, जैसे MP के अंदर हिंदी बोली जाती है, बिहार में जाओगे वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर बिहार के साथ में मैथिली भी बोली जाती है, वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, ठीक है। अलग अलग भाषाएँ। हमारे यहाँ बुंदेली, बघेली वगैरह लगभग एक जैसी होती है। अगर आप कोई बघेली व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आप इजीली उससे बात करके उसकी बात को समझ जाओगे, वो आपकी बात को समझ जाएगा। लेकिन कहीं जाके ऑल टुगेदर अलग, मलयालम कोई व्यक्ति केरल का, उसकी अलग ही भाषा है, वो अलग ही भाषा बोल रहा है, तो भाषाई विविधता है। और ये विविधता जो है वो
किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विभेद करती हैं, किस प्रकार सामाजिक आर्थिक फायदा है, धार्मिक विविधता है, धार्मिक डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ तमाम अलग अलग धर्मों के लोग आपको रहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, देन बौद्ध हैं, जैन हैं, ऐसे ये तो बड़े बड़े धर्म हो गए। और भी कई सारे छोटे छोटे धर्म लेते हैं, और कई सारे लोग ऐसे जो धर्मों को मानते नहीं, रिलीजन के अंदर बिलीव यहाँ पर आपको नहीं करते। तो वी आर द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द रिलीजन, और इनका भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो प्रभाव है, बड़ा प्रभाव यहाँ पे होता है। हर धर्म का व्यक्ति जो है अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने दिया, तो हर धर्म का व्यक्ति भारत में फल फूल के यहाँ पर आपको बड़ा हो सके। और उसके कई सारे प्रभाव, जैसे अभी हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक्ट लाया गया है, तो उसके इंपॉर्टेंट प्रावधान किस प्रकार से धार्मिक चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, क्या ला रहे हैं, तमाम चीज़ें। जनजातीय विविधता यहाँ पर है, या तो डिफरेंट ट्राइबल भी। हमारे मध्य प्रदेश में आप देखो तो मध्य प्रदेश के अंदर देश पूरी जो पॉपुलेशन है उसका 21.1% ट्राइबल पॉपुलेशन है। मतलब मध्य प्रदेश में हर पांचवा व्यक्ति जो है वो ट्राइबल व्यक्ति, यहाँ पर हर पांचवा व्यक्ति मध्य प्रदेश में आपको ट्राइबल यहाँ पर आपको है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखोगे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, तमाम जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में बड़े लेवल पे ट्राइबल पॉपुलेशन या जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर आपको रहती है। एंड द ट्राइबल पॉपुलेशन जो वहाँ पर आपको रहती है वो बड़े लेवल पे, उनकी डाइवर्सिटी यहाँ पर है, सबके कल्चर, सबकी संस्कृति आपको अलग अलग है, उनके बीच में कई सारे सोशल इश्यूज चलते रहते हैं। जैसे अभी मणिपुर के अंदर हिंसा आपको चल रही है, उस हिंसा का रीज़न भी वो जाति विविधता यहाँ पर है, या जनजातीय विविधता यहाँ पर है कि अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर आपको रहते हैं। जितने भी स्टेट हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, पहले सिर्फ सिंगल असम था और त्रिपुरा हुआ करता था, और ऊपर नेफा करके एक स्टेट हुआ करता था जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बना। फिर भाई साहब धीरे धीरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम अलग अलग राज्य बने। तमाम राज्य जो हैं वो जनजातीय विविधताओं के कारण बने कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि अलग अलग राज्य बनाना पड़े। अभी भी अलग अलग राज्यों की डिमांड चल रही है। जैसे गोरखालैंड नाम का एक स्टेट है, वो वेस्ट बंगाल से अलग करने की यहाँ पर आपको बात कर रहा है। कोई मिजो लोगों के लिए एक अलग राज्य मिजोरम है, लेकिन एक दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो जनजातीय विविधताएं हैं वो भारत के अंदर, भारत के लिए फायदा भी और भारत के लिए नुकसान भी है। नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों के अंदर कई सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, वहाँ पे कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम आपको आती है। गवर्नमेंट को उसको हर कुछ समय में हैंडल करना पड़ता है। पिछले तकरीबन 6-7 महीने और ज़्यादा लंबे समय से, शायद फरवरी 2023 से ही, शायद अब मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया लगभग, तो मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही। वो हिंसा रुकने का नाम यहाँ पर आपको नहीं ले रही। सरकार ने तमाम प्रयास कर लिए। फिर अपराध का बदलता परिदृश्य है ना, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द क्राइम या जो अपराध है उसका रूप बदलता जा रहा है। क्राइम के तरीके, आजकल साइबर अपराध की बात होती है। पहले क्या होता था कि पहले किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। आजकल नई चीज़ें हो रही है ना। साइबर अपराध आपको होने कि आपकी फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी किसी ने हैक कर ली, आपके फोटोज़ का गलत उपयोग कर लिया। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी चल रही है। जैसे मोदी जी का डीप फेक का एक वीडियो आया था, एक राहुल गांधी का डीप फेक का वीडियो आपको आया था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आपको चल रही जहाँ पर साइबर अपराध है। पहले तो ठीक था, किसी ने किसी का मेल हैक कर लिया, किसी का फेसबुक हैक कर लिया, वहाँ से चीज़ें आ चुकी हैं कि भाई किसी का जो डीप फेक वाला जो वीडियो है वो डीप फेक वाला वीडियो किसी ने बना दिया, इस प्रकार का वीडियो किसी ने क्रिएट आपको कर दिया। तो उसके कारण ऑब्वियसली बात जो है वो इस प्रकार की कई सारी जो प्रॉब्लम्स है, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको क्रिएट होती हैं, कई सारी जो समस्या है, कई सारी समस्या यहाँ पर आपको क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो क्राइम है, इस प्रकार का जो अपराध है, वो बड़े लेवल इस प्रकार के अपराध होते हैं। ड्रग एडिक्शन अगर आपको हो गया कि आजकल ड्रग एडिक्शन एक बड़ा प्रॉब्लम आपको है थ्रू आउट द इंडिया। आप देखोगे ये हर सरकार बोलती है, या जो आपका जो रिपोर्ट वगैरह आपको आती है, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का रिपोर्ट, तो एनसीआरबी का रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको बोलती है कि भाई हमारे यहाँ पर जो क्राइम है या हमारे यहाँ पर जो अपराध हैं वो लगातार बढ़े हैं, या हमारे यहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन है उनके केसेस लगातार बढ़े। क्या इसके लिए कई सारी चीज़ें कि कोई व्यक्ति का ड्रग एडिक्ट हो रहा है तो ड्रग एडिक्ट होने के कई सारे कारण, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि कोई किसी की कोई चाल है कि भाई लोगों को ड्रग एडिक्ट आपको कर दिया जाए, या जो इस प्रकार के नशे का व्यापार करते हैं उनकी कोई चाल है, तो उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी होता है। जैसे एक समय पे पंजाब स्टेट जो है उसके अंदर नशे का एक बड़ा प्रॉब्लम था, अभी भी है वहाँ पे,
तो नशे की एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आपको है। उसको लेके एक मूवी भी अगर आपने देखी, उड़ता पंजाब आपको आई थी, तो पंजाब हरियाणा के राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। इवन पूरे भारत में ही धीरे धीरे चीज़ें आपको फैल रही कि क्यों लोग जो है नशे के या ड्रग के एडिक्ट हो गए। शराब वगैरह की बात नहीं कर रहा, शराब तंबाकू की बात नहीं कर रहा, ड्रग, हेरोइन, कोकीन, इस प्रकार की ड्रग्स के आगे हो गए। तो ऑब्वियसली बात, इसको बेचने वाला जो कार्टेल है वही ये चीज़ें करता है। और कहीं ना कहीं लोग क्यों ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, तो उसके सामाजिक और आर्थिक जो कारण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपराध जब भी समाज में बढ़ता है तो उसका समाज के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है कि फलाने का लड़का जो मर्डर करके आया। हमारे अभी भी मर्डर करना बहुत बड़ी बात है कि फलाने ने मर्डर किया है। मर्डर मतलब बहुत बड़े, किसी ने किसी को गाली दे दिया, किसी ने किसी को झापट मार दिया, तो वो भी कई बार बड़ा हो जाता है कि उसने झापट मार दिया था, उसको उससे दूर रहना। मर्डर कर दिया मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर अपराध को, या इस प्रकार के जो बड़े अपराध हैं उनको बहुत सीरियसली देखा जाता है, उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। किसी ने अपराध कर दिया तो उसको एक तरह समाज ने बाइकआउट कर दिया, उसको बहिष्कृत कर दिया। अब ठीक है, गलती हो गई उससे, या जिस भी तरीके से उसने किया, या तो वो क्रिमिनल होगा या गलती कर दी होगी, बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई चीज़ आपको हो गई होगी, है ना, आवेश में आके कर दिया होगा, जोश में आके कर दिया, कुछ भी आपको हो सकता है। तो समाज भी उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम आपको है। तो समाज में वो तमाम चीज़ें, सुसाइड की टेंडेंसीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन के लोग हैं उनके अंदर सक्सेस की बड़ी भूख है, जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए। तो जल्दी सक्सेस के कारण कई बार वो एंजाइटी के, या कई बार आपको जो है एंजाइटी के शिकार आपको हो जाते हैं, कई बार वो इस प्रकार की समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, उनको मतलब टेम्पर लेवल बहुत कम हो जाता है, उस कारण वो सुसाइड की तरफ आपको बढ़ जाते हैं। यंगस्टर में सुसाइड की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ गई, चाहे साइबर क्राइम हो, क्राइम अगेंस्ट वुमन हो, महिलाओं के विरुद्ध क्राइम। अब देखो, क्राइम किसके खिलाफ हो सकता, अपराध हम किसके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, जो हमसे कमज़ोर है। पिता कई बार अपने बच्चों को मार देता है, बच्चा बड़ा हो जाए फिर थोड़ी मार पाता है, वो बच्चा भी हाथ उठा सकता है ना। तो हम हमेशा हमसे कमज़ोर लोगों पे अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर या समाज में जो ऊपर होता है वो नीचे वालों को दबाने की कोशिश करता है। जैसे जनरली हम लोग जाति के आधार पर कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या कई प्रकार के अत्याचार देखते हैं। उसके लिए हमने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया। एक समय पे हमारे यहाँ बड़े लेवल पे अत्याचार होते थे, महिलाओं के खिलाफ आज भी अत्याचार होते हैं। खैर, इसका भी ये है कि ये जो इस प्रकार के जो कानून है उसके लिए कई सारे कानून आपको बनाए गए। जैसे हमारे यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोगरी प्रोहिबिशन आपको एक्ट है, ऐसे कई सारे कानून हैं। और इन कानूनों का गलत फ़ायदा और सही फ़ायदा दोनों आपको उठाया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, घरेलू हिंसा जिसको हम लोग आपको बोलते हैं। महिलाओं को घरों के अंदर पीटा जाता है, उनको अलग अलग तरीके से जो टॉर्चर है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है ना, कि फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इकोनॉमिक टॉर्चर, अलग अलग प्रकार का टॉर्चर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। एक केस हुआ था, केस का नाम तो मुझे याद नहीं, वहाँ पर एक महिला ने मेंटल टॉर्चर का केस लगाया था अपने परिवार, अपने ससुराल वालों पे। और वहाँ पर लड़की का बोलना था कि मेरे ससुराल वाले मुझे ये बोलते हैं कि बच्चा पैदा कर, बच्चा, तो ताने मारते हैं बच्चा पैदा करने के लिए कि 2 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा पैदा करेगी कि नहीं करेगी। तो उसने केस लगा दिया और कोर्ट ने बोला कि इस प्रकार से बोलना भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर है, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर आपको आता है कि आपने बोल दिया कि भाई बच्चा पैदा करने के लिए आप प्रेशराइज कर रहे हो, ताने मार रहे हो, तो वो भी अपराध के अंदर आता है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। और उसको शायद सजा वगैरह भी, उनको जो उसकी सास थी उसके साथ को सजा भी यहाँ पर आपको हुई। तो इस प्रकार के जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, वो बड़ा कॉमन है। अब उसके रीजंस आपको हैं, उसके कारण यहाँ पर आपको क्या है कि भाई एक तो कारण ये माना जाता है कि परिवार में सब कुछ ये ठीक नहीं है, पैसे वगैरह का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आपको है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण कई प्रकार के इस प्रकार के इश्यूज आपको होते हैं। उसके अलावा और भी सामाजिक और कई प्रकार के इश्यूज आपको होते हैं। कुछ लोगों की पैट्रियार्कल सोच या आई एम द मेल वाली फिलोसफी आपको होती है, तो उसके कारण वायलेंस होता है। तो उसके कई सारे अलग अलग सोशल पर्सपेक्टिव है, उसका समाज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है परंपरा और आधुनिकता, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कि हमारे आधुनिकता और ट्रेडिशन कि हम क्या चीज़ें फॉलो करें। जैसे हम लोग सिर्फ जब दिवाली होती है उसी टाइम पर हम लोग धोती कुर्ता वगैरह या कुर्ता पजामा पहनते हैं, बाकी टाइम पर वी आर ओनली टी शर्ट में यहाँ पर आपको निकलता है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि किस प्रकार से हम लोग आधुनिकता और परंपरा दोनों को फॉलो करते हैं। कि ठीक है, हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मैं जाके माँ सरस्वती के आगे हाथ भी यहाँ पर आपको जोड़ूंगा, या मैं पूजा पाठ वगैरह भी करूँगा, बसंत पंचमी में पूजा भी करूँगा। तो एक बड़ा ये है कि परंपरा और आधुनिकता, इन दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, हाउ कैन वी मेंटेन द बैलेंस। कि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जाएंगे, आधुनिक होते जाएंगे, हमारी जो परंपराएं, उन परंपराओं पर हम लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। जैसे
कि भाई शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पानी क्यों चढ़ाया जाता है, उसका रीज़न आपको क्या है। वाई सम पीपल सेज कि वाई वी आर वेस्टिंग वाटर ऑन द शिवलिंग, समवन सेज कि नहीं ये मेरी परंपरा है, मैं रोज़ सुबह उठ के जो जल है या दूध है वो उसके ऊपर आपको चढ़ाऊंगा और उसका चढ़ना मत बना के उसको ग्रहण यहाँ पर आपको करूंगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको होती है। तो परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच एक बड़ा डिस्प्यूट, दोनों के बीच एक बड़ा संघर्ष यहाँ पे होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर एक यूनिट है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। तो एक तरह से देखा रूरल एंड अर्बन सोशलाइजेशन। अब हमारे यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को प्रॉपर तरह से स्टडी करना। तो रूरल इकोनॉमी अलग हो गई, रूरल सोसाइटी अलग हो गई, वहाँ पे तरीके अलग होते हैं। गाँव में अगर कुछ हो जाए तो पूरा गांव किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। शहर में अगर किसी को कुछ हो जाए तो आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि कुछ हो गया, पड़ोसी तक घर के बाहर नहीं निकलता कि भैया क्या हो गया, इनकी लड़ाई हो रही है, कोई बीमार हो गया, कुछ किसी की डेथ हो गई, क्या हो गया, कोई नहीं। गांव में हो जाए, गांव में पूरा गांव उमड़ पड़ता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि फलाने की डेथ यहाँ पे हो गई, फलाने जी के लड़के की, फलाने जी के पिता की डेथ हो गई, तो पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में जाता है। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों के अंतिम संस्कार जो है 15-20 लोगों में होते हैं, गांव के अंतिम संस्कार 200-300 लोगों के अंदर आपको होते हैं। तो मैं बताने का मतलब यहाँ पर है कि समाज की जो एकाग्रता है, समाज की जो सोशल बाउंडिंग है वो गाँव के अंदर ज़्यादा है, शहरों के अंदर थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अर्बन सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में और कम होती जा रही है ना। जब लोग अपने घरों से, कि पहले अलग अलग घर बनते थे, रो हाउस बनते थे, धीरे धीरे फ्लैट्स बन गए। कौन अपने फ्लैट में क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, पता ही नहीं कि पड़ोस वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। नीचे जो लिस्ट लगी होती है उससे पता चलता है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि लोगों का समय की कमी है और लोग अपने में ही रहते हैं, तो आसपास के लोगों के बारे में वो चीज़ें पता ही यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, तो ये रूरल सोसाइटी यहाँ पर आपको हो गई, ये ग्रामीण व्यवस्था आपको हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ पीजेंट स्टडी, किसानों की स्टडी, किसानों की व्यवस्था, किसानों के साथ क्या समस्या है, उनके सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है, क्यों पीजेंट्स किसान लगातार आत्महत्या, लगातार सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड की टेंडेंसी लगातार किसानों में आपको बढ़ती जा रही है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट सुसाइड और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। भारत में पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट और उसके पहले 73rd अमेंडमेंट के पहले जो भी हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी की बात करते हैं, और उसके पहले भी हमारे यहाँ पर एंशियंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में अलग अलग प्रकार की जो पंचायती व्यवस्था, ग्रामीण लीडरशिप और तमाम अलग अलग चीज़ें, फैक्शनलिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, है ना, तमाम चीज़ों की बात आपको होती है कि लोगों को किस प्रकार से प्रबुद्ध किया जाए, किस प्रकार से लोगों के अंदर लोगों का जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट आपको किया जाए। तो जैसे हम लोग ब्रिटिश पीरियड में या मुगल पीरियड में भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी पंचायत जैसी जो छोटी बॉडीज़ हैं, पंचायत जैसी छोटी बॉडीज़ आपको होती थी, लेकिन इलेक्टेड नहीं होती थी। हमारे यहाँ पर वैदिक पीरियड में सभा समिति का डिस्क्रिप्शन आपको है, देयर शुड बी सभा, समिति, विधाता, गणपति, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। वो भी क्या था, वो भी एक तरह की पंचायतें हुआ करती थी। तो वो वैदिक पीरियड से लेके तो मॉडर्न पीरियड तक क्या बदलाव उस पूरी चीज़ों में आया और उसमें किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या ग्रामीण जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को डेवलप किया, लोगों के अंदर लीडर के रूप में डेवलप किया। क्योंकि हर नेता कहीं ना कहीं एकदम लोकल लेवल से उठ के आता है, बशर्ते वो किसी बड़ी फैमिली का ना हो या किसी बड़े राज परिवार का यहाँ पर आपको नहीं है। तो ये एम्पावरमेंट ऑफ द लोगों का जो सशक्तिकरण, जो ऑब्वियसली बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर या जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में बड़े लेवल पे आपको हुआ। उसके अलावा इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की स्ट्रेटजी क्या है। जैसे एक समय पे बॉन्डेड लेबर, माइग्रेंट लेबर का बड़ा इशू था। खैर बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूर तो आज के टाइम पर नहीं होता, ऐसा सरकार का डेटा बोलता है, लेकिन माइग्रेंट लेबर का एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ के स्टेट हैं, स्पेशली बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से कई सारे लोग जो हैं वो दक्षिण के अंदर जाते हैं, साउथ में, चाहे वो हैदराबाद है, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, आंध्र, इन स्टेट्स में जाते हैं और इन स्टेट्स में जाके वहाँ पर ये लोग काम करते हैं और उनको लेके कई सारी प्रॉब्लम थी। अभी आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया था बिहार यूपी के मजदूरों के ऊपर वगैरह, कि उनका बोलना है कि यूपी तमिलनाडु में क्राइम रेट बढ़ने का कारण जो है वो नॉर्थ के मजदूर यहाँ पर आपको है। तो एक माइग्रेंट लेबर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके राज्य में काम नहीं, इसलिए वहाँ पर काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको गए। तो वो कई सारी समस्याएं हैं कि हमारे एक ही देश में हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को क्यों देखते हैं। कि कोई एक समय पे महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था कि वहाँ पर नॉन मराठी लोग हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था। सेम चीज़
साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह के राज्य में आपको हो रही है। तो माइग्रेंट लेबर का एक बड़ा प्रॉब्लम आपको है, और कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम बड़ी 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 है। तो इसको हम लोग कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो माइग्रेंट लेबर का जो इशू है वो लगातार है। उसके बाद धीरे धीरे रूरल जो सोसाइटी है उसके अंदर बड़ा बदलाव आता जा रहा है। जब से इंटरनेट आया, जब से टीवी वगैरह आई, तो जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें भी बड़ा बदलाव आया। जो सॉफ्ट जो एंटरटेनमेंट है उसके माध्यम से बड़ा बदलाव आपको आया। लोग आज के टाइम पर भी अपने गाँव में भी बैठ के अनुपमा देखते हैं, बाकी सीरियल्स आपको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में उसके अंदर आपको बदलाव आया। समाज में मॉडर्नाइजेशन या समाज की जो सोच है, ग्रामीण समाज की सोच है, उसमें बड़ा बदलाव आपको आया। तो तमाम चीज़ें कि किस प्रकार से ग्रामीण सोच में समय के साथ बदलाव आपको आया है, उनके उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आपको आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्बन कम्युनिटी है ना, फिर चेंजेस इन द अर्बन कम्युनिटी, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी अलग अलग फेजेस में देखेंगे। एक समय पे आप देखोगे हमारे पे शहर मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हुआ करते थे, और आज के टाइम पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इंदौर जैसे बड़े शहर यहाँ पर है, और हर शहर का लेवल अलग अलग है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जिनको हम लोग आपको बोलते हैं। तो जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक है, अर्बन कम्युनिटी है, अभी मैंने बताया कि पता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है, उसके यहाँ कुछ हो गया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ हो गया। फिर कोई आएगा तो पता चलेगा अच्छा ऐसा कुछ हुआ, हमको पता ही नहीं हमारे पड़ोस के अंदर आपको क्या, कौन यहाँ पर आपको रहता है। हर सोसाइटी जो है तारक मेहता का उल्टा जैसा चश्मा जैसी वैसी सोसाइटी नहीं होती। लोग अपने में ही ज़्यादा व्यस्त यहाँ पर आपको हो सकते हैं। ये हो सकता है उनका दम्भ हो, उनका ईगो हो, या उनका बिजनेस यहाँ पर आपको हो। तो धीरे धीरे अर्बन कम्युनिटी जो है उसमें बड़ा बदलाव, और शहरीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, स्पेशली जब से भारत में एलपीजी रिफॉर्म हुए, उस एलपीजी रिफॉर्म के कारण भी अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में बड़ा बदलाव आ रहा है। और शहरीकरण के अलग अलग स्तरों में बदलाव आपको हुआ है ना। चाहे वो संक्रमणकालीन शहर आपको हो, चाहे वो पुरानी अर्बन सिटीज़ आपको हो, जैसे कलकत्ता हो गया, या बॉम्बे हो गया, या मद्रास हो गया, या नए शहर हो जो अभी 400-500 साल से आपको है, इंदौर, भोपाल जैसे, या नए शहर जो अभी देवास और बाकी ऐसे जो छोटे शहर विकसित आपको हुए। तो अर्बनाइजेशन का हर जगह जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग प्रभाव आपको दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मध्य प्रदेश में दमोह जाओ, दमोह और इंदौर अलग अलग दिखेगा। इंदौर और देवास, खैर देवास को छोड़ देते हैं, इंदौर और दमोह, इसके अंदर आपको बड़ा एक सामाजिक अंतर दिखेगा, सोशल अंतर दिखेगा, लोगों के व्यवहार में, रहन सहन में, हर चीज़ में। तो वो अंतर जो है वही हमको इसके अंदर स्पेशली यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 4 है इट्स अ ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और सामाजिक विकास और जनसंख्या। तो भारत में औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्टैंडर्डाइजेशन पे प्रभाव, औद्योगिक समाज वर्ग में समाज में वर्ग और समाज में वर्ग संघर्ष आपको होता है। वर्ग और वर्ग संघर्ष, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि समाज में अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, ये अमीर ये गरीब करके। तो अलग अलग जो सोशल क्लासेस, ये कास्ट और क्लास दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो क्लास वाला जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यूरोप से आपको आया। तो एक जाति में भी अलग अलग क्लास हो सकती हैं, कि एक क्लास है, एक जाति है, ब्राह्मण वर्ण हो गया, ब्राह्मण में एक गरीब ब्राह्मण, एक अमीर ब्राह्मण, तो वो क्लास डिवीजन आपको होगा। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पे आया। उसको लेकर लोहिया जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बोला था। उन्होंने जो फिलोसॉफी लिखी राम मनोहर लोहिया ने, तो उन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो वर्ग संघर्ष है वो जाति में तब्दील हुआ, वो जाति संघर्ष फिर वर्ग में तब्दील होगा। तो जाति और वर्ग के बीच का जो चक्र है, क्लास और कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमेशा लगातार आपको चलता रहेगा। लोहिया जी का स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या वो बोलना चाहते थे, ठीक है। फिर वैश्वीकरण आ गया, ग्लोबलाइजेशन आपको हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज ग्लोबल। पहले मुझे कुछ खरीदना होता था, मुझे मार्केट जाना पड़ता था। जैसे अभी मुझे कुछ खरीदना था, अभी कल कुछ होली के दिन कुछ खरीदना था, तो ऑब्वियसली बात है कि पहले होली का मार्केट बंद होता था, मुझे कुछ मंगाना था, मैं अमेजन फ्रेश पे गया, जो भी मुझे मंगाना था मैं तुरंत आपको मंगा लिया, तुरंत मेरे घर पे आ गया। ब्लैंकेट उठाओ, तुरंत सामान आपके घर में आपको आ जाता है। तो ये वैश्वीकरण के फायदे हैं कि ये आपको आलसी तो बना रहा है, लेकिन आपके लिए ईज या आसानी चीज़ों की आपको हो रही है। हर चीज़ आपके लिए आसानी से अवेलेबल, आपको पैसा लग रहा है लेकिन ईजी चीज़ें यहाँ पर आपको हो गई। तो वैश्वीकरण जब बढ़ता जा रहा है, अलग अलग MNCs, तमाम कंपनीज भारत में आपको आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट आपको करें। तो वैश्वीकरण की अपनी एक समस्या, अपनी चुनौतियां हैं, है ना, उनके अपने चैलेंजेस आपको हैं, उनके अपने प्रॉफिट्स हैं, उनके प्रॉज हैं, उनके अलग कॉन्स हैं। समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण, है ना। जैसे मैं ये 100% श्योर बोल सकता हूँ कि आप जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप में से शायद ही किसी के माता पिता होंगे जो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मेरे भी नहीं पढ़े, मेरे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। तो हम में से शायद ही किसी के माता पिता होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, और हम में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा। गॉट माई पॉइंट।
माता पिता में से कोई नहीं होगा जो सरकारी स्कूल जो प्राइवेट में पढ़ा होगा, और हम में से शायद ही कोई होगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भारत के अंदर जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया। एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दैट, व्हाट आर द प्रॉज, व्हाट इज कॉन्स, क्या फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तमाम चीज़ें यहाँ पे हो गई। और क्यों हमारी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बेसिक बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देने में नाकाम आपको रही, और क्यों वो चीज़ें हमको प्राइवेट लोगों से, निजी लोगों से यहाँ पर आपको लेना पड़ा। बीमार हो गए, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, मैक्स में जाएंगे कि यार बीमार हो गए। पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में आपको जाएंगे। हमको लग रहा है कि यार हमारे यहाँ पे घर के आसपास चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर के बाहर बिठा लेंगे, एक गार्ड को बिठा लेंगे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो वो प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हुआ, उसके फायदे नुकसान क्या है, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधाप्रद अवरोधक विकास और सामाजिक आर्थिक समानताएं, सोशल स्ट्रक्चर, और साथ में सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सामाजिक आर्थिक विभेद है सॉरी, असमानताएं हमारे यहाँ पर डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच में, समाज में अलग अलग स्तर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में हमारे लगातार जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, कि 1901 से लगातार जो हमारे पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में बदलाव होता जा रहा है। जनसंख्या के अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर हमारे लगातार जैसे जो सेक्स है उसके अंदर रेशियो हमेशा कम ज़्यादा आपको होता जा रहा है, या चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी हो, चाहे दूसरे जो फैक्टर्स आपको हों, उन तमाम फैक्टर्स में बड़े लेवल पे चेंज आता है। तो जो 1901 से जो पॉपुलेशन में ग्रोथ आया, चेंज आया, उसमें कई बार चेंज भी आया। कोविड जैसे टाइम पर नीचे चीज़ें आई, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कम हुई। हम कई सारे फैक्टर जैसे टोटल फर्टिलिटी, कुल प्रजनन दर है, उसको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। हम अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट हमने कंट्रोल कर लिया। उसके अलावा अगर हम लोग आपको देखें तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आपको हुई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी, और 2050 तक भारत धीरे धीरे आपके बुढ़ापा जो है लोगों में, वो बुढ़ापा लगातार भारत में बढ़ता जाएगा। जैसे अभी चाइना का, जापान, अभी जो जापान की हालत है, फिर वो हालत चाइना की होने वाली 10-15 सालों में, और वही हालत शायद इंडिया की होने वाली है। क्योंकि सरकार तो बोलती है कि हम दो हमारे दो, है ना। तो सरकार ने बोला हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारा एक पे आ गए हैं, और हम दो और हमारा कोई नहीं, वहां तक आ गए हैं, और मैं अकेला ही काफी हूं। शादी नहीं कर रहे लोग चाइना में, अभी भी आप देखो कि लोग शादी नहीं, भारत में भी ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि लोग शादी नहीं कर रहे, शादी कर रहे तो बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा करना है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति कम से कम, या 2 बच्चे जो हैं वो कम से कम 2 बच्चे हों, कि आने वाले समय पे हमारी जो पॉपुलेशन बैलेंस है, जनसंख्या का जो बैलेंस है, वो बैलेंस हमारे यहाँ पर आपको मेंटेन रहे, वो स्तर आपको मेंटेन रहे। या तो वो बात हो आपके आधुनिकतावाद की, पश्चिमीकरण की बात हो, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का पश्चिमीकरण हुआ, पश्चिम का प्रभाव हमारे यहाँ पर दिखता है ना, हमारा प्रभाव भी पश्चिम पे दिखता है। ऐसी बात नहीं कि पश्चिम के लोग जो हैं आज के टाइम पर योग कर रहे हैं, आयुर्वेद कर रहे हैं, तो कुछ हमारा प्रभाव वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ का ज़्यादा प्रभाव हमारे पास आया। मैं आज एक टी-शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ, ये पश्चिम का ही प्रभाव है ना। या अगर पश्चिम के प्रभाव नहीं होता तो मैं एक कुर्ता पहन के पढ़ा रहा होता, या अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आते तो शायद मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होता, मैं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम लोग वार्तालाप कर रहे होते। जैसे यूरोप, जैसे स्पेशली यूरोप के लोग हैं अपनी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में। चाइना जाओ वो अपनी चाइनीज़ भाषा में पढ़ाते हैं, कोरिया जाओ कोरियन में पढ़ाते हैं। हम ही हैं जो अंग्रेजी को ऐसे ढो के यहाँ पर आपको चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम टॉपिक इसके अंदर। यूनिट 5 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई है, ये एक बड़ा बदलाव है कि भारत में शिक्षा की जो पद्धतियाँ हैं उनमें चेंज हुआ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बदलाव, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, किस प्रकार से वो भारतीय समाज को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय तमाम अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आपको लेके आएगी। चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, है ना, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन हो, ऑनलाइन और डिजिटल, हम जो करें डिजिटल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन आपको हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पर हो, पूरे जीवन के लिए शिक्षा हो। तो तमाम अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो तमाम अलग अलग फैक्टर्स शिक्षा को लेके यहाँ पर आपको होते हैं कि उनके पर्पस क्या है, उनके उद्देश्य क्या है। हायर एजुकेशन हो गई, प्रोफेशनल एजुकेशन हो गई, स्कूल एजुकेशन हो गई, बड़े बदलाव।
बड़े बदलाव आपको देखे जाते हैं। उसके बाद सामाजिक कल्याण योजना, तो कई सारे वेलफेयर स्कीम चल रही, केंद्र और राज्य दोनों, सेंटर और स्टेट दोनों कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स आपको लेके आते हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अंडर प्रिविलेज क्लास हो गए, SC ST OBC के लिए, डिस्प्लेस ग्रुप आपको हो गया, या और भी तमाम लोग हो गए। तो इनके अलग अलग, गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, उसका भारत में क्या प्रॉब्लम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं अचानक से बहुत सर्दी हो गई। तो गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है कि समाज के, गांधी जी बोलते थे कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो 2 परिवार सुधरेंगे, है ना, एक उसका खुद का घर और एक उसका ससुराल। तो एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवारों का विकास आपको होता है। वी हैव द डिफरेंट NGO, पंचायती राज सिस्टम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन, उनका हमारे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन योजनाओं को लागू करने पे इनमें क्या उनका इम्पैक्ट है, क्या उनका प्रभाव है। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सिलेबस में आपको दिए हैं। और लिटरली अगर मैं आपको बोलूं तो आपके आसपास के समाज को, आपकी सोसाइटी को, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बहुत करीब से समझने का जो मौका है वो पूरा इस सोशोलॉजी के जो 5 यूनिट है, इस यूनिट से आपको मिलने वाला है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके समाज के बारे में सोच विचार और समाज को देखने का तरीका, उसको व्यू करने का तरीका जो है वो कई सारी चीज़ें इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के साथ बदलेगी। और साथ में सिलेबस तो आपका होगा ही होगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। एक बहुत ही ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की कि सोशोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं। आई थिंक इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।